हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक नई लर्निंग सेशन में फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बेसिकली यहाँ एसएससी सीजीएल टीयर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। लेकिन हमारा प्राइम फोकस क्या रहेगा, आप सभी को पता है, इंग्लिश। इंग्लिश का वेटेज भी बढ़ गया है और मैं आपको बस इंग्लिश ही पढ़ाने वाला हूँ। और भी सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है और उन चीज़ों को पढ़ने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे डराने वाली चीज़ है वो है इंग्लिश, जिससे सभी लोग भागते हैं और तो उसका वेटेज ज़्यादा हो गया है और वो स्कोरिंग भी है। तो इसलिए मेरा फोकस उसी में है और आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि इंग्लिश में अच्छे से फोकस कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। यस, तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा आज प्राइम फोकस इंग्लिश रहने वाला है। और इंग्लिश का नाम क्या है सिलेबस में, ये आपको सबसे पहले जानना चाहिए। नाम क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एंड इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में या पूछे जाएंगे, वो आपके लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट लिए ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टीयर 2 में बेसिकली देखिए आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 आपका 1 आवर का होगा, सेक्शन 2 जो है 1 आवर का होगा और सेक्शन 3 30 मिनट्स का। और सेक्शन 3 में आपका जो मॉड्यूल 1 है वो 15 मिनट्स का होगा और मॉड्यूल 2 आपका 15 मिनट्स का होगा। देखिए, सेक्शन 1 से सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 तक ये आपको सेशन 1 में होंगे। सेशन 1 मतलब 2 आवर्स 15 मिनट्स की जो एग्जाम आपकी होगी वो सेशन 1 में होगी। और मॉड्यूल 3 सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 जो है वो आपका सेशन 2 में होगा, जो 15 मिनट्स का आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। ये बात आप सभी को पता होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। सेशन 1 में जो सेक्शन 1 है जो 1 घंटे का होगा, उसमें मॉड्यूल 1 मतलब सब्जेक्ट 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज, ठीक है। और मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स कितना होगा? 90 मार्क्स होगा मैथ्स में। अब मैथमेटिक्स का जितना प्रिपरेशन आप सभी लोग कर चुके हो, क्योंकि आपने टीयर 1 पास कर लिया, मेरा ये मानना है वही लोग देख रहे हैं जिन्होंने टीयर 1 पास कर लिया है, ठीक है। तो आपने जितना प्रिपरेशन कर लिया है वो आपके लिए इनफ है, क्योंकि आप टीयर 1 का जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऑब्वियसली आप एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ते होगे। सारा आपका जो प्रिपरेशन का जो एक मोड होता है या किसी भी कोचिंग में कहीं भी पढ़ाया जाता है, तो टीयर 1 टीयर 2 साथ में लेकर के ही पढ़ा जाता है, क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि हाँ इसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया जाता है, पढ़ लेते हैं और मेंस के लिए बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपने जितना पढ़ा है वो आई थिंक आपके लिए इनफ है, क्योंकि अभी सिलेबस में नए नए चेंजेस हुए हैं, तो आपको उसमें भी उन चीज़ों से अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। उसमें आपको मार्क्स लाना है, क्योंकि मार्क्स जो है देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अदर सब्जेक्ट से एक्सेप्ट इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के बारे में हम लोग करेंगे बात। और देखिए मॉड्यूल 2 क्या है? रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, जो भी आपने प्रैक्टिस सेट्स लगाए हुए हैं जनरल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के, वो आपके लिए सफिशियंट है। फिर भी मैं कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा आप फोकस करके इसका अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा रीजनिंग का। और 30 क्वेश्चंस हैं तो आप 30 आउट ऑफ 30 भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसे मत छोड़िएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई नो हमारा मेन फोकस इंग्लिश है, लेकिन मैं इन चीज़ों में भी हल्के हल्के आपको बतला दे रहा हूँ ताकि आप एक बैलेंस प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। अब सेक्शन 2 में देखते हैं, ये भी 1 आवर के लिए है। और सेक्शन 2 में ये सारे सेशन 1 में ही हो रहे हैं एग्जाम, ठीक है। एक ही सेशन में सारे एग्जाम हो रहे हैं, मतलब आप एक बार बैठे हो एग्जाम देने के लिए, सारा एग्जाम आप दे करके ही उठोगे, ठीक है। तो सेक्शन 2 1 आवर के लिए होगा। इसमें इंग्लिश की आपकी टेस्ट होगी मॉड्यूल 1 में, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन बोलने से क्या मतलब है? यहाँ ग्रामर भी है, वोकेबुलरी भी, बहुत कुछ हम लोग डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे नीचे। 45 क्वेश्चन देखिए सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। 135 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में देखिए क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं,
उन टॉपिक का आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। अदरवाइज जनरल अवेयरनेस, जीके, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है, ठीक है ना। वैसे तो सारी सब्जेक्टें लिमिटलेस है, बट जब सिलेबस बनाया जाता है तो उस सिलेबस में बंध जाते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस को भी वैसे करके हल्का थोड़ा बांधा जा सकता है। तो इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। बहुत अच्छी बात है कि मात्र इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते तो इसमें मैक्सिमम 80 to 90% कैंडिडेट्स के मार्क्स कम आते। तो अच्छा है कि इसका वेटेज बहुत ही कम है, मतलब सभी सब्जेक्ट से कम है, ठीक है। टोटल देखिए आपके सेक्शन 2 में 210 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा सबसे ज्यादा फोकस आपका इंग्लिश में होना चाहिए। पता चला आपने बहुत ज्यादा फोकस जनरल अवेयरनेस में कर दिया और इंग्लिश में कम कर दिया। तो जनरल अवेयरनेस में अगर आप 20 मार्क्स भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो आप लाते हो, ठीक है। और इंग्लिश में आपने मेहनत कम किया, आपके मार्क्स इसमें भी 20 है, तो क्या फायदा। आप जनरल अवेयरनेस का अगर थोड़ा भी कम 40% टाइम भी एक्स्ट्रा इंग्लिश में दे दिए होते तो हो सकता है आपका 30 to 35 मार्क्स आ जाता, तो फायदा हुआ ना। तो आप देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपको देखते हुए, यानी अवसर लागत को आपको देखते हुए ही प्रिपरेशन करना होगा कि किसमें टाइम देने से ज्यादा फायदा है, किसमें टाइम देने से कम फायदा है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। सेक्शन 3 में देखिए मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। और मॉड्यूल 1 जो है ये आपका 15 मिनट्स का होगा। इसमें क्या है, कंप्यूटर नॉलेज का आपका टेस्ट लिया जाएगा और जनरल क्वेश्चंस होंगे। आप ये एक्सपेक्ट करके मत चलिए, क्योंकि आपको बैंक में जॉब नहीं करना है या फिर किसी आईटी कंपनी में जॉब नहीं करना है, ठीक है। तो आपके जो भी पोस्ट हैं एसएससी में, वो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिस के पोस्ट हैं, उसमें कंप्यूटर में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल नॉलेज होने से काम चल जाएगा। तो 20 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। मॉडरेट भी हम ना बोले, इजी ही क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसे आप हल्के में ना लें। 10 दिन भी अगर आपने इसमें दे दिया, 3-3 घंटा भी आपने पर डे अगर 10 दिन दे दिया, 30 घंटे, 30 घंटे मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया आपको, 20 घंटे भी अगर आपने दे दिया तो आप यहाँ 20 में से 15 प्लस मार्क्स तो आप स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 में। सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 जो है वो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। एक आपको सीट दिया जाएगा, ये सेशन 2 में होगा, इसे ध्यान रखना आपको। मतलब पहला सेशन हो गया, अब वो आपने उसमें सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद अब एक सेशन 2 स्टार्ट होगा और उस सेशन 2 में आपको एक डेटा एंट्री करना है, मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें आपको 2000 वर्ड्स आपको एवरेज एक मान करके चल रहे हैं, जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है 2000 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं 15 मिनट्स में, ठीक है। तो ये भी क्वालिफाइंग हो गया, इसमें कोई मार्क्स नहीं है, बस आपको पास करना है। कहने का मतलब अब ये है, देखिए एसएससी अभी सेक्शन वाइज कट ऑफ भी ला सकती है, ठीक है। तो सारे सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसएससी ने कहा है कि सारे सेक्शन को पास करना बहुत जरूरी है। सारे सेक्शन मतलब सेक्शन 1, फिर हो गया आपका सेक्शन 2, उसी तरीके से फिर आपका हो गया सेक्शन 3। मतलब सारे सेक्शन को आपको पास करना जरूरी है। अगर उसने कहा है कि पास करना जरूरी है, मतलब कुछ तो सेक्शनल कट ऑफ होगा, ठीक है। सो ये आप मान के चलिए कि सारे ही आपको सेक्शन में, सारे ही सब्जेक्ट में अच्छे से ध्यान देना है, मतलब एक बैलेंस प्रिपरेशन करके चलना है, ठीक है। धीरे धीरे ये बैंकिंग की जो एग्जाम्स होती हैं उसकी ओर बढ़ रही है एसएससी। तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आए। अगर क्वेश्चंस के लेवल डिफिकल्ट हुए, क्योंकि आप टाइम में बंधे हुए, टाइम लिमिट आपके पास, क्वेश्चंस के लेवल जैसे ही डिफिकल्ट हुए आपको वहां पर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। पहले क्या होता था कि एसएससी में हम लोग 200 क्वेश्चन मैथ्स के 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे तो पूरा 100 का 100 अटेम्प्ट कर लिए, 190 प्लस मार्क्स ला करके बैठे हुए हैं। और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन में 200 तो अटेम्प्ट हो ही जाते थे और आराम से सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर एसएससी ने जब अगर बैंक के इतने सारे पैटर्न को फॉलो कर रही है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी घटा दिए हैं, सेक्शनल टाइमिंग ले आई है, सेक्शनल कट ऑफ की बात की जा रही है, तो ये हो सकता है कि क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बढ़ जाएं। अगर क्वेश्चंस की लेवल बढ़ती है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्योंकि अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस क्वेश्चन को आपको बनाना है और किसे आपको छोड़ना है। क्योंकि अगर किसी भी ऐसे गलत क्वेश्चन में आपने टाइम दे दिया तो वो क्वेश्चंस भी आप नहीं बना पाएंगे जो आप बना सकते थे।
ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उस पर अभी बात नहीं करते हैं। अब इंग्लिश की हम लोग देखते हैं सिलेबस में, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि क्या सिलेबस में दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हमेशा ये बात याद रखिएगा, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये बोलते रहिए खुद के साथ, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश का मतलब क्या होता है ना, हम लोग क्या समझ के बैठे हैं, 95% कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश का, वो ये समझते हैं कि मार्केट में जो भी ग्रामर की बुक अवेलेबल है, अगर उसे मैंने पढ़ लिया, रट लिया, चाट लिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। भाई ये पहले होता था, अब नहीं होने वाला है। तो पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। हालांकि प्रीलिम्स आपने पास कर लिया, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बट फिर भी थोड़ा रुक कर ठहर कर एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, ईटीसी वुड बी टेस्ट। ये ईटीसी बहुत ही डेंजर चीज है, ठीक है ना। ईटीसी में बहुत सारी चीज आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्राइम फोकस जो होगा यहीं पर होगा जो उन्होंने लिखा है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाएगी। नॉर्मल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रीलिम्स में, आपने देखना बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ही होते हैं। बहुत सारे नॉर्मल जो आप देखना, बहुत सारे वर्ड्स जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, वैसे ही वर्ड्स, या रिपीटेडली जो न्यूज़पेपर्स में यूज होते हैं वैसे ही वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी जा रही है, चेक की जा रही है। वो वर्ड्स जो सच में मार्केट में यूज हो रहे हैं, डे टू डे लाइफ में यूज हो रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में, डिपार्टमेंट्स में यूज हो रहे हैं, उनकी नॉलेज आपको है या नहीं, बस ये टेस्ट करने के लिए। क्योंकि जब आप जॉब में जाओगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, बहुत सारी चीज होंगे जो इंग्लिश में ही होंगे, वो आपको समझना होगा। बहुत सारे लेटर्स आपको टाइप करने होंगे, बहुत सारे आंसर्स आपको तैयार करने होंगे, रिप्लाई बनाने होंगे, ठीक है। कुछ कंप्लेन आता है तो उसका आपको आंसर देना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। कोई भी डिस्प्यूट होता है उसे तो आप कैसे करोगे, सारी चीजें तो राइटिंग में ही होती है ना। तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश का मास्टर बन जाना, महारथी बन जाना, ठीक है। तो प्रीलिम्स की बात हो गई, प्रीलिम्स आपने पास कर ही लिया है। हम लोग मेंस की बात करते हैं कि मेंस में क्या होगा। मेंस में इंग्लिश आपके सेक्शन 2 का पेपर 1 है। देखिए इसमें भी क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। क्या क्या पूछे जाएंगे, वोकेबुलरी। अब वोकेबुलरी अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आसमान से पूछ लिया जाएगा। तो जनरल वर्ड्स पूछे जाते हैं, वैसे ही वर्ड्स जो देखिए आप रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और न्यूज़पेपर्स में जो यूज हो रहे हैं। ग्रामर, आपकी जनरल ग्रामर टेस्ट की जाएगी, जो ग्रामर बुक्स आप पढ़ते हैं। आप मार्केट से जो भी ग्रामर बुक पढ़ते हो उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ो। 90% क्वेश्चंस जो ग्रामर से रिलेटेड होंगे, एक्चुअल में ग्रामर से रिलेटेड, वो वहां से आपको आ जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब आप ग्रामर का बुक पढ़ोगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप सीख जाओगे। बस ओनली ग्रामर का बुक पढ़ के आप नहीं सीख सकते हो। ग्रामर का बुक जब आप पढ़ते हो तो क्या करते हो आप, हमारा माइंड जो काम करता है वो कैसे करता है, इमेजेस नहीं बनते हैं ना, सेल्फ टॉक बहुत कम होता है वहां पर, हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग क्या होते हैं, हम लोग रटने, दिमाग में याद रखने वाले माइंडसेट से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए सेंटेंस ग्रामर जब आप पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ने के बाद आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए तुरंत किसी भी इंग्लिश नॉवेल में या फिर न्यूज़पेपर में। रीडिंग न्यूज़पेपर इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। सिनोनिम्स, जितने भी प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स है सभी को रटते हैं, आप भी रटो, बहुत अच्छी बात है, रट लेना चाहिए। एंटोनिम्स भी जो भी प्रीवियस ईयर के हैं वो आप रट लो, अच्छी बात है। हाँ, साथ ही साथ जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो आपकी वोकैब ऐसी ही स्ट्रांग होने लगती है, आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप आसानी से, आप ना भी रटो तो आप बना सकते हो। लेकिन अभी ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि मतलब कैसे ये चीजें ठीक होती हैं, लेकिन अभी 15 दिन में आप और कैसे इन चीजों पे फोकस करके आप ठीक करोगे वो मैं अलग से बतलाऊंगा। अभी मैं एक ओवरऑल एनालिसिस बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए एक्चुअल में शुरू से। आपके पास जब 6 महीने हैं, नोटिफिकेशन आ गई है, तब एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेस, देखिए यहाँ पर समझिए, ये समझना होगा एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेस। ये क्यों बोला सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेस, इसीलिए बोला क्योंकि अब आपसे जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि एक वर्ड आपको दे दिया और 4 ऑप्शन है, उसमें से एक आंसर होगा, उसका एंटोनिम होगा या उसका सिनोनिम होगा, नहीं। ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है, उनकी करेक्ट यूजेज यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब एक सेंटेंस दिया जाएगा आपका, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, बोला जाएगा वर्ल्ड में जो भी वर्ड है उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा या फिर सिनोनिम्स क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए स्पॉट द एरर, आप ग्रामर की बुक जब पढ़ोगे तो ग्रामर आपकी ठीक हो जाएगी, आप ये
समझ सको कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर एरर है। स्पॉट द एरर वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि आप सपोज आपने ग्रामर का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेट्स से नाउन, फिर उसके बाद आपने 50 क्वेश्चंस उसके बना लिए स्पॉट द एरर वाले, तो अब आपका माइंड कैसे काम करने लगेगा? आपका माइंड ये जानने लगेगा कि किसी भी सेंटेंस में एरर क्रिएट कैसे किया जाता है, क्योंकि किसी ने तो एरर क्रिएट किया है, उस क्वेश्चन को बनाया, फॉर्मेशन किया है उसका, ठीक है। तो जब आप ये समझने लगते हो अच्छा अच्छा ये तो रियल रूल है, ये तरीका है सेंटेंस को लिखने का, स्ट्रक्चर ये है, बट ऐसे इसमें लिखा गया है, तो आपको माइंडसेट समझ में आने लगता है कि एरर कैसे क्रिएट किया जाता है। नॉलेज तो आपकी है क्योंकि आपने ग्रामर पढ़ा हुआ है, लेकिन वो माइंडसेट भी समझने से और भी फायदा होने लगता है। वो माइंडसेट कैसे समझोगे? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से। ये तो प्रैक्टिस करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या आते हैं, वर्ड से रिलेटेड आते हैं, कुछ कुछ वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेनली ये दो ही आते हैं, वर्ब से रिलेटेड या फिर वर्ड से रिलेटेड। वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो न्यूज़पेपर जब आप वोकैबुलरी पढ़ोगे, मतलब न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे, वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आसानी से आपके बनने लगेंगे, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से बहुत ही ज्यादा रहता है, क्लोज टेस्ट में भी रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया, बीच में ब्लैंक है, आपको इसमें फिलअप करना है करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में क्लॉज दिए हुए हैं, क्लॉज, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 3 वर्ड दिए हुए हैं, एक वर्ड वाले नहीं, 3 वर्ड दिए हुए हैं। अब ये यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही बैठेगा, सही फिट होगा इस सेंटेंस के करेक्ट मीनिंग के लिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर रहना होगा इसके लिए। फिर देखिए सिनोनिम्स, होमोनिम्स। सिनोनिम्स इन्होंने फिर से दे दिया, कोई बात नहीं। देखिए होमोनिम्स एक नया टॉपिक ऐड हुआ है आपका, तो होमोनिम्स क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। होमोनिम्स से फोकस कीजिएगा, जो भी टॉपिक सिलेबस में नया ऐड होता है उसमें आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए या ना जाए, वो एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है उसे एक क्वेश्चन तो रहेगा पक्का, ठीक है। जो क्वेश्चन रहेगा एक क्वेश्चन, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो पहली बार वो टॉपिक ऐड किया गया है, तो पहली बार में ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद वाले एग्जाम में हो सकता है उस टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, या फिर क्वेश्चन आए भी ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स वैसे वर्ड्स होते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं पहले ये जानिए। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है कि उनका साउंड सेम रह सकता है, उनका स्पेलिंग सेम रह सकता है। साउंड का मतलब क्या है? प्रोनाउंसिएशन। तो उनका प्रोनाउंसिएशन सेम रह सकता है या फिर स्पेलिंग सेम रह सकता है, बट मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं स्लिप एंड स्लीप। स्लिप का मतलब सोना, स्लिप का मतलब स्लिप करना, पिछलना, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स। अच्छा ये तो हो चुका है। स्पेलिंग्स एंड डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। देखिए स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो है, इस टॉपिक से एसएससी पहले क्वेश्चंस पूछती थी, बहुत कम, रेयर, और बहुत इजी सा रहता था, बेसिक टाइप से रहता था, ठीक है। लेकिन इस बार चांसेस ये है कि ये थोड़ा बैंकिंग के पैटर्न में घुसे, तो मैं आपको उसकी उस टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि जब सारी चीजें ही बैंकिंग के टर्म्स में चल रही हैं तो क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ने वाला है। बच्चे वाले क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको उन क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड होना होगा, वरना क्वेश्चंस इजी तो होंगे लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से घुमा करके पूछा हुआ है कि आपने एग्जाम में उसे पहली बार देखा और देख करके आप स्टक हो गए और आपने बनाया नहीं। घर आके जब आपने डिस्कस किया दोस्तों से तो पता चला अरे यार ये तो बन सकता था। तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा दूंगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस एसएससी का तो ये सारा जो भी टॉपिक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस नरेशंस, ये सारा जो भी है ये तो फेवरेट टॉपिक्स है, ये रहेगा ही, हमेशा रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आप याद कर लो, और इसमें मैं आपको टेक्निक भी बता दूंगा कैसे आपको जल्दी से याद हो जाए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसे भी आप याद कर लो, इसमें भी टेक्निक है याद करने का, बट अभी उतना टाइम नहीं है, इसलिए जितना आपने याद किया है पहले से उसका रिवीजन अच्छे से आप कीजिए। क्योंकि अब देखिए बात क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहेंगे आप ये कह नहीं सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर स्मार्टली डील करना होगा कि सारे टॉपिक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहते हैं तो आप सारे सेक्शन
से आप अटेम्प्ट कर सको क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, वही सेंटेंस करेक्शन, ये आप जब आप ग्रामर पढ़ लेते हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एंटोनिम, वोकैबुलरी, सब कुछ सारा कुछ हो जाता है आपका, तब सेंटेंस इंप्रूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं रहती है, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, ठीक है, तो वॉइस वॉइस आपको पढ़ना होगा, नॉर्मल सी चीज है, आप पढ़े भी होगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, ठीक है, नरेशन फेवरेट टॉपिक है एसएससी की, मेंस में तो 20-20, 25-25 क्वेश्चन इससे आते थे, ठीक है, वॉइस से भी वैसे ही रहते थे। तो इन सभी टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार चांसेस है कि 2-2, 3-3 ऐसे करके क्वेश्चंस आए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस है, अब सेंटेंस के 4 सेगमेंट है कह सकते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होगा, ए बी सी डी, जो सी था उसे ए के पास बिठा दिया और बी को यहाँ बिठा दिया, डी को ए को ऐसे बिठा दिया। आपको सही से अरेंज करने बोला जाएगा। ऑप्शन आपको दिए हैं 1 2 3 4, क्या होगा सही अरेंजमेंट, ए बी सी डी होगा, बी सी डी ए होगा, सी डी बी ए होगा, क्या होगा, ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, सेंटेंस को ही तोड़ा जा रहा है। मतलब बेसिकली आप देख रहे हो सेंटेंस को ही तोड़ के कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी वही है आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी वही है, क्योंकि सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए आपको। सेंटेंस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन बिठाने आपको आना चाहिए, ठीक है। सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, देखिए एक पैसेज में सेंटेंस को ही सफल कर दिया जा रहा है। पहले क्या होता था, 4 सेंटेंसेस पूछे जाते थे ए बी सी डी, और उसका सही अरेंजमेंट बताया, बोला जाता था कि कीजिए कौन सा पहले होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, राम स्कूल जाता है, राम नाश्ता करता है, राम सुबह उठता है, ब्रश करता है। तो इसका सही अरेंजमेंट क्या होगा, राम सुबह उठता है, ब्रश करता है, नाश्ता करता है, स्कूल जाता है, ठीक है। वैसे ही क्लोज पैसेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ है आपका, बीच बीच में सेंटेंसेस के बीच बीच में ब्लैंक दिए हुए हैं, उन ब्लैंक्स में कौन से करेक्ट वर्ड होंगे उसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, वो आपको यहाँ फिल करना है। तो देखिए क्लोज टेस्ट भी क्या रहा, कुछ नहीं रहा, सेंटेंस का ही आपको सही स्ट्रक्चर अगर आप जानते हो, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का सही यूजेज, अब सही उनको कंबाइन करके आप सही तरीके से उन्हें यूज करना जानते हो, सेंटेंस बनाना जानते हो, तो फिर आप आसानी से भी इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 10 अगर ब्लैंक दिए हुए हैं तो 5 तो होंगे ही, इतना आप मान के चलो, ठीक है। जब मैं आपको कराऊंगा तो आप देख पाओगे वो चीज, अभी आप नहीं देख पाते होगे, क्योंकि आपका ध्यान वहां रहता ही नहीं, आपका ध्यान यहाँ रहता है कि कैसे इसे सही करना है। अगर आप ये समझ पाओ कि ये किस तरीके से इसे गलत किया जा रहा है, किसी भी सेंटेंस को, या फिर क्या सोच के वहां पर ब्लैंक दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन बनाने वाले के माइंडसेट को समझ जाओ तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। तो खैर वो प्रैक्टिस की बात है, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब पैसेज में आपका देखिए सिलेबस में आपको साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने नहीं लिया है, आई थिंक साफ साफ लिखा हुआ है कि पैसेज जो पूछे जाएंगे आपके, वो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक से पूछे जाएंगे। 2 या 2 से ज्यादा भी पैसेज हो सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होंगे तो न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर बहुत नुकसान है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक हो रहा है, और हो सकता है एग्जैक्ट सेम टॉपिक से रिलेटेड अगर पैसेज आ जाए तो आप पैसेज बस देख कर ही आप सही आंसर लगा दोगे, स्कैन करके ही 2 मिनट में ही आप पूरा पैसेज पढ़ के 5 क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है, ये भी हो जाएगा। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि एक पैसेज आपकी नॉवेल्स या स्टोरी से भी हो सकती है। तो देखिए क्यों वो लोग ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन आपके इन्हीं टॉपिक से होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप स्टोरीज पढ़ें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें। इससे 2 फायदा है, पहला तो आप अपडेटेड रहते हैं, दूसरा बात उन्हें ये पता है कि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, हमारी मदर टंग नहीं है। तो आपको पुश किया जा रहा है जबरदस्ती कि आप नॉवेल्स पढ़ें एंड न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। देखिए ना सारे सेक्शन आपके इंप्रूव हो जाएंगे ना, ग्रामर छोड़ करके कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपको नॉवेल से न्यूज़पेपर पढ़ने से इंप्रूव नहीं होता है। मैंने अपना इंग्लिश खुद ऐसे ही सुधारा है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन। देखिए यहाँ पर दिया ही हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन, ठीक है। पैराग्राफ्स का मतलब क्या हुआ, 3 या 4
पैसेज के क्वेश्चन ही दिए जाएंगे अलग से, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन उसमें 4 पैराग्राफ दिया हुआ है, नहीं, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, इसमें आपके 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए, फिर दूसरे पर पैराग्राफ दिया गया यानी दूसरा पैसेज दिया गया, उसमें 2 3 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको ये सब पता होना चाहिए पहले, एग्जैक्टली, तभी आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 पैराग्राफ शुड बी, मे बी नहीं बोल रहा है, 1 पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल वन, इजी होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन अ बुक, किसी भी बुक का कोई स्टोरी होगा और स्टोरी, किसी बुक की कोई पार्टिकुलर पैराग्राफ को उठा करके पूछ लिया जाएगा या फिर किसी भी स्टोरी से रिलेटेड होगा जो इजी होगा। मॉडरेट भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब सिंपल वन मतलब क्या है, इजी होगा ना। नेक्स्ट देखिए अदर 2 पैराग्राफ्स जो है, यानी और बाकी के 2 पैराग्राफ्स जो हैं, मतलब यहाँ देखिए 3 पैराग्राफ्स तो इन्होंने दिमाग में बिठा करके रखा है कि 3 पूछेंगे। 45 क्वेश्चन में ये हो सकता है कि ये लोग 3 3 4 करके 10 क्वेश्चन इन्होंने ये पूछ ले आपसे, ठीक है, या फिर 5 5 करके 15 क्वेश्चन पूछ ले। तो न्यूज़पेपर या स्टोरी पढ़ने का देखिए क्या फायदा है, 15 मार्क्स आपका इधर से आएगा, प्लस ये सारा चीज पढ़ने से सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका वोकेबुलरी, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, ये सारी चीजें आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, अलग से प्रिपरेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश आपको आने लग जाएगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अदर 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट, देखिए यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, रिपोर्ट, एडिटोरियल में जो भी रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है तो वो पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो सकती है, एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे कोई रिपोर्ट हो, डब्ल्यूएचओ की कोई रिपोर्ट हो, हेल्थ रिपोर्ट हो, कोई फिनेंशियल रिपोर्ट हो आरबीआई की, एफडीआई की पे बेस्ड कोई रिपोर्ट हो, हमारी इकोनॉमी पे बेस्ड कोई रिपोर्ट हो, है ना, पॉवर्टी पे बेस्ड कोई रिपोर्ट हो, इन्वायरमेंट पे बेस्ड कोई रिपोर्ट हो, तो ये सारी रिपोर्ट आप पढ़ के कर सकते हो। एडिटोरियल पे भी आपकी इन सारे टॉपिक से रिलेटेड एडिटोरियल होते हैं, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होगे तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी तो आपके पास टाइम काफी कम है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ, ठीक है। कैसे आपको इस कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है वो मैं अब आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले सिलेबस आपको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये डिस्कस करूं, आपको ये पता चले, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स तो वैसे होते हैं जिन्होंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। जब अच्छे से पढ़े नहीं हो तो आप स्कोर कैसे करोगे सिलेबस पढ़ने के, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेट किए जाते हैं सिलेबस के आधार पे, सिलेबस की अगर आपको नॉलेज हो गई है तो क्वेश्चन सेटर क्या सोच के कैसे क्वेश्चन सिलेबस सेट करेगा वो आपको पहले से पता चल जाता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और अब आपके पास टाइम काफी कम है, तो अब जो भी वीडियोस आएंगी वो आपके एक्चुअल एग्जाम पे बेस्ड होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आपको डील करना है क्वेश्चंस के साथ, कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं, इन 10-12 दिनों में आप कैसे अपने प्रिपरेशन को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको, कैसे आप स्मार्ट स्ट्रेटजी बना करके उस पर लग सकते हो, इन चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका मार्क्स मैक्सिमाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। आप ये मान के चलिए कि सभी लोग सेम नाव पे सवार हैं, हम लोग स्मार्टली इस सिचुएशन को डील करके इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे मिनिमम एफर्ट के साथ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी उसे भी ध्यान देना है, बट इंग्लिश को सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये स्कोरिंग होने के साथ साथ सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। पहले मैथ जिसकी अच्छी होती थी उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाता था, अब वो बात नहीं रही। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक अगर आप बने रहते हो तो आपका बहुत ही लाभ होने वाला है, फायदा होने वाला है। और अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब, रील्स, फेसबुक, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए अभी, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए और प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहिए।